नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा अध्याय, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि अंग्रेज कैसे हमारे देश में व्यापारी बनकर आए और यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली। ऐसे कौन कौन से कारण थे कि अंग्रेज यहाँ पर आकर अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब हो गए। इस अध्याय में हम ये सब बातें पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाहों में औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। जो मुग़ल बादशाह थे, मुग़ल कब आए थे? मुग़ल आए थे हमारे देश में 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर आया और बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, बहुत सारी उनकी कई पीढ़ियाँ गुजरी। हम अध्याय में पढ़ेंगे, कक्षा 7 में पढ़ा भी होगा लोगों ने। तो उसी की बात हो रही है। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जो अंग्रेज़ थे वो यहाँ पर केवल व्यापार ही करने आए थे। यहाँ के जितने भी इलाके थे उन पर वो कब्ज़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कब्ज़ा किया। ऐसा क्यों है? तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। तो आप इस अध्याय को पूरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जब तक हम एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरा विषय समझ में नहीं आएगा। और ये बहुत ही जानकारी से भरा हुआ अध्याय है, तो इसको पूरे को पढ़ना है। एक चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस चित्र में अंग्रेज हैं और यहाँ पर बहादुर शाह जफ़र है। बहादुर शाह जफ़र क्या था? ये अंतिम मुग़ल बादशाह था 1857 की क्रांति में। इसी को अपना नेता चुना था सभी क्रांतिकारियों ने। तो उसका एक दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर इसका एक बेटा यहाँ है और एक बेटा, और इसके जो जितने भी बेटे थे उन सबको अंग्रेज़ों ने मार दिया और इसको देश निकाला दे दिया। देखते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफ़र और उसके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगज़ेब के बाद कोई मुग़ल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफ़र को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उसके बेटों को जफ़र के सामने ही मार डाला। जो इसके बेटे हैं, इनको जो बहादुर शाह जफ़र था उसके सामने ही अंग्रेज़ों ने मार दिया और इसको देश निकाला दे दिया, भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद यह रंगून चला गया और रंगून में ही बहादुर शाह जफ़र का अंत हो गया, यानी कि वह वहाँ पर जाकर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मर गए। अब आगे देखते हैं। एक नक्शा और दिया है, आप इस नक्शे को आप ध्यान से देखिए। यहाँ ब्रिटिश आइसलैंड है। तो ये रास्ते हैं समुद्र के मार्ग से आते हुए रास्ते। ये कैंप ऑफ गुड होप है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहाँ से होते हुए, चूँकि ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, इसे बीच में से तो इनका आना नहीं हो पाया, तो ये समुद्र के रास्ते से ही भारत की खोज में निकले और भारत की खोज में निकलते निकलते ये कहाँ पहुँचे? ये देखो, ये भारत में कहाँ कहाँ पहुँचे। इधर मद्रास पहुँचे, यहाँ मुंबई बंदरगाह पर भी पहुँचे। तो ये रास्ते हैं उस समय के बने हुए। चलो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। और पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। जो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी आई
उसका कैसे कैसे आना हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में हुई। और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस लिए हुई थी? उस समय तक जो भारत का बोलबाला है बहुत ज़्यादा था, लोगों को लगता था कि भारत के पास सब कुछ है। वास्तव में उस समय भारत के पास सब कुछ भी था। तो इसलिए जो उस समय की इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने कंपनी को पूरब में से व्यापार करने का अधिकार दे दिया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार करके नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज़ दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूरब के बाज़ारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज़ अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैंप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी थी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को दा गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापार भी सामने आ गए। तो इससे क्या लग रहा है आप लोगों को कि सबसे पहले कौन आए भारत में? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आया? वास्को डी गामा। तो वास्को दा गामा भी है, वास्को डी गामा भी इसी को बोलते हैं। ये 1498 में भारत में आया। ये पुर्तगाल का था और भारत में आकर इसको ही भारत का खोजकर्ता बाद में कहने लगे। इसके बाद कई पुर्तगाली आए जिन्होंने भारत में गोवा पर आकर अपना अधिकार जमा लिया और भारत के कई हिस्सों में अपनी कंपनियां खोल ली। उसके बाद डच आ गए। डच ने भी हिंद महासागर से व्यापार की संभावना तलाशने लगे और वो भी इधर को आने लगे। उसके बाद फ्रांसीसी भी इधर आए। तो जितने यूरोप के देश थे वो सभी के सभी किसकी खोज में बढ़ गए? भारत में व्यापार करने के लिए भारत की खोज में निकले और भारत में पहुँचे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। उस समय जब यूरोप आज जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, जो आज वास्तव में विकसित हैं, वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो भारत के अंदर थी। वो भारत से ही कपड़े, रेशम सब कुछ खरीद कर लेकर जाते थे। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में उन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था
क्या रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ को डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की तरह से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को बंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें कि यह कैसे हुआ। अब जब बहुत सारी आने लगी, सभी एक ही चीज़ का व्यापार करने लगी, तो उसमें क्या हुआ, आपस में ही झगड़े होने लगे। उन्होंने एक दूसरे को लूटना शुरू कर दिया, एक दूसरे के रास्ते में बाधा उत्पन्न करनी शुरू कर दी। इस प्रकार कंपनी आपस में लड़ने लगी और फिर जो यहाँ के शासक थे उनके साथ भी कंपनियों के झगड़े शुरू हुए। आगे देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। सबसे पहले कहाँ शुरू करती है? बंगाल में, लेकिन उससे पहले वो कालीकट में आ जाती है। पहले इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। जो पहली इंग्लिश कंपनी थी कहाँ शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे 1651 में। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। तो ये फैक्ट्री जो हैं, ये फैक्ट्री वो नहीं थी जैसी फैक्ट्री आज दिखाई देती है। ये केवल बड़े बड़े गोदाम समझ सकते हैं हम इनको। वहाँ पर ये सामान अपना इकट्ठा करते थे और फिर उसको यूरोप में लाकर बेचते थे। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद उसने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकाता था जो बाद में कलकत्ता बना था। जो कालीकाता यानी कि गांव था कलकत्ता, उसका नाम क्या था? कालीकाता, और बाद में क्या बन गया वो? अब कलकत्ता। अब इसे कोलकाता, अब इसका नाम बदल गया, इसको क्या कहते हैं? कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुग़ल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां, ध्यान रखना इस नाम को, क्या नाम है? मुर्शीद कुली खां विरोध क्यों न करते? अंग्रेज़ों का जो पहला विरोध किया किसने किया बंगाल में? मुर्शीद कुली खां ने। मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं
विलियम सिम्पसन द्वारा बनाया गया चित्र। एक चित्र है, देखो इस चित्र में मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती हुई कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। अब व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ा तो उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया अंग्रेज़ों ने। तो जब टैक्स देना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर लड़ाई होगी। अब वो लड़ाई किसके साथ हुई, अब वो देख लेते हैं। जो ये चित्र है इधर, ये लॉर्ड क्लाइव का है। किसका है, एक क्लाइव एक अंग्रेज़ गवर्नर था, अंग्रेज़ का एक कंपनी का नवाब था, कह सकते हैं उसको। नवाब तो खैर उर्दू में कहते हैं, यहाँ पर उसको क्या कहते थे, बाद में गवर्नर गवर्नर कहा, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, ऐसा ही कुछ रॉबर्ट क्लाइव था जो यहाँ पर आया। अब इसको देखते हैं इसने क्या किया। युद्धों से व्यापार तक। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शीद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इन्होंने दलील दी कि इसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। जब कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं हुई, चूँकि जिस समय सिराजुद्दौला आया, सिराजुद्दौला ने जो कंपनी है उन सब से टैक्स की ज़बरदस्त मांग की और उनको वसूली नहीं करने दी। उसके अफसरों में अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उसके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। अब जब ये टकराव हुए, इनसे क्या हुआ, दिनों दिन जब बढ़ते चले गए तो एक युद्ध की स्थिति आ गई, जिस युद्ध को क्या नाम दिया, प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध के विषय में पढ़ते हैं। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला पंजाब के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। अब यहाँ पर देखिए कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, उसका दिमाग कितना चल रहा था। उसके पास न सेना थी न कुछ थी, जबकि सिराजुद्दौला होशियार शासक था और उसके पास सेना, बहुत बड़ी सेना थी। लेकिन कंपनी क्या चाहती थी कि सिराजुद्दौला शासक न बने और शासक जो भी बने वो ऐसा हो जो हमारे इशारे पर काम करे। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने
30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाज़ार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। कितने सैनिकों के साथ? 30,000। अब 30,000 सैनिक उसके पास थे, लेकिन उनके पास तो कुछ था ही नहीं। नवाब की फ़ौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज़ जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद एक चित्र है, उस समय का ये चित्र बनाया हुआ। कौन सी चित्र किस चीज़ का है? महान्यायालय कक्ष, ईस्ट इंडिया हाउस, ये उसका ही है चित्र। आगे देखते हैं हम। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफ़र की कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफ़र की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। तो क्या हुआ था? वास्तव में जो ये 1757 का प्लासी का युद्ध था, ये युद्ध था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अपने साथ मिला लिया और उसको एक प्रलोभन दे दिया कि सिराजुद्दौला हार जाएगा और तो हम तुम्हें यहाँ का नवाब बना देंगे। और इस प्रकार क्या हुआ? सिराजुद्दौला के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन जब सेना का सेनापति आदेश देता तो ही सेना युद्ध करती, और क्लाइव के पास मात्र 300 सैनिक थे। 300 सैनिक को लेकर क्लाइव ने युद्ध जीत लिया प्लासी का। अंग्रेज़ इतने चालाक थे। लेकिन बाद में क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखते हैं संपन्नता का आश्वासन। इसमें क्या लिखा है? इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षा को संदेह और अविश्वास से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज़ सम्राट के एक मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते में से एक चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद यह सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समृद्ध रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं यह फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और तीनों प्रांतों पर कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो। खैर, ये तो चिट्ठी लिखी रॉबर्ट क्लाइव ने जब उसके खिलाफ वहाँ की जो इंग्लैंड के लोग हैं वो खड़े हो गए। लेकिन हम प्लासी का युद्ध देख रहे थे। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। यहाँ से कंपनी के जो जितने भी अंग्रेज़ थे उनका हौसला बुलंद हो गया था कि यदि हम बंगाल को जीत सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और यहाँ से उनके पास अपार संपदा आनी शुरू हो गई। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफ़र नवाब बना। अब मीर जाफ़र क्या था? कठपुतली थी अंग्रेज़ों की। कंपनी अभी भी शासन की हिस्सेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था।
अब कंपनी के पास इतने संसाधन ही नहीं थे कि वो उस समय तक शासन की व्यवस्था संभाल ले। वो तो बस शासन इनसे करा रही थी, मीर जाफ़र शासन कर रहा था, बाकी जितना मुनाफा था, जितना पैसा था, वो क्या थी, वो कंपनी खा रही थी। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह सत्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़रों में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफ़र ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब मीर जाफ़र ने थोड़ा सा कोशिश की कि भाई चलो मैं कुछ तो अपनी चलाऊं कठपुतली होते हुए भी, तो थोड़ा सा ये करने पर अंग्रेज़ों ने उसको भी हटा दिया और किसको बना दिया? मीर कासिम। ये सब आपस में रिश्तेदार थे, मीर जाफ़र मीर कासिम रिश्तेदार थे, तो उसको नवाब बना दिया। मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको भी हराना पड़ा। अब मीर कासिम क्या है, ये टैलेंटेड व्यक्ति था, ये कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहता था। तो जब ये कठपुतली बनकर नहीं रहा, इसने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी, तो अंग्रेज़ परेशान हो गए और अंग्रेज़ों ने उसके साथ बक्सर की लड़ाई लड़ी। और अब बक्सर की लड़ाई में भी उसने मीर जाफ़र का, जो मीर जाफ़र पहला था, इसका साथ लिया और मीर जाफ़र को अपने साथ मिलाकर मीर कासिम को उसमें हराकर फिर मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया। उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। हर महीने 5 लाख रुपए देने ही देने थे। अब वो किसी से लूट कर दे, खसोट कर दे, कितना भी टैक्स बढ़ा कर दे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई, तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। अब उसके मन में आ गया, चूँकि उसने सब कुछ देख लिया था, सब कुछ सीख लिया था, अब उसने स्वयं को ही नवाब घोषित करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। अब आप लोगों को लगेगा कि यहाँ पर अभी तो नवाब की बात हो रही थी, अभी मुग़ल सम्राट की बात कैसे हो गई? उस समय तक भी सम्राट मुग़ल ही थे, मुग़लों का ही शासन था। ये मुग़लों ने छोटे छोटे साम्राज्य जो हैं, इनकी जिम्मेदारी सबको दे रखी थी। तो यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला, कासिम और मीर जाफ़र को ये जिम्मेदारी थी, लेकिन मुग़ल इतने ताकतवर नहीं थे कि इनका बचाव कर सके या इनका सहयोग कर सके। लेकिन अनुमति फिर भी मुग़ल सम्राट से ही लेनी पड़ती थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। ब्रिटेन बिल्कुल कंगाल था, उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो भारत को जिसकी ज़रूरत हो, क्योंकि भारत में सब कुछ था। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही।
जब भारत से सोने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी, इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, भारत से खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत उठा सकती थी। जब वो सब कुछ कर सकती फिर उसको क्या ज़रूरत थी और किसी चीज़ की। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। अब कंपनी के अफसर क्या बन बैठे? नवाब। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब रखने लगा था। थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दे। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। कुल 18 साल का था उस समय रॉबर्ट क्लाइव जब मद्रास आया। 1776 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत कितनी थी? 40 लाख 1,0102 पौंड। कितनी? 40 लाख। उस ज़माने में 40 लाख 1,0102 पौंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था। इसलिए लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी करतूत अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। अब सरकार को, वहाँ की जो सरकार थी उसको भी संदेह हुआ है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। उसे भ्रष्टाचार आरोपों से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। अब उसने आत्महत्या कर ली 1774 में। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की इस तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्हें वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। अब भारत की क्या उस समय कितना, कहते हैं, लोगों के दिमाग में कितनी बड़ी फितरत थी भारत की कि जो भारत से लौटा उसको उन्होंने नवाब कहना शुरू कर दिया और अमीर लोगों में गिनना शुरू कर दिया। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो भारत से अपार दौलत लेकर लौटे हैं, अब ये अमीर हो गए, अब ये बड़े हो गए। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। इससे अगली वीडियो में हम इस पूरे अध्याय को कंप्लीट कर लेंगे। इस अध्याय को पढ़ने में आपको वास्तव में मज़ा आएगा और बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो इस अध्याय की 2 वीडियो और बनेंगी, एक ये, एक इससे अगली, और एक वीडियो बना दी, एक ये अगली बनेगी और तीसरी वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ठीक है, आप तब तक इसको पढ़िए। जल्दी ही इससे आगे की वीडियो भी मैं डालता हूँ। नमस्कार।